नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है प्रमिता और आज हम लेकर आ गए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम जून 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट करेंगे। प्रथम भाग करेंगे, पहला शिफ्ट करेंगे। तो इसमें जो 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है वो सारा आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप भी धैर्य बनाए रखें ताकि आप भी अच्छे से इन प्रश्नों को देख सके, समझ सके, सुन सके और उत्तर देने का कोशिश करें। आप भी प्रयत्न करें कि कौन सा उत्तर सही है, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इन प्रश्नों से जुड़ा हुआ कुछ तथ्यों को मैंने लिखकर अपने सामने रजिस्टर में रखा हुआ है। प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको वो भी बताते जाऊंगी। आप लोग भी पेपर और पेन लेके बैठे, उनको नोट डाउन करें और उनको याद करें। 2-4 बार पढ़े तो वो याद हो जाएंगे, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं नोट डाउन करके रखी हूँ और साथ लेके बैठी हूँ ताकि आपको बताते चलूं प्रश्न के साथ। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला, 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न करेंगे। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं वो धैर्य बनाए रखे और मेरे साथ पढ़े। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सत्य है। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है सॉरी, गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, इसमें से हमें उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। आप भी देखिए, आप पढ़ के बताइए कि कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा। गिरिधर बहुब्रीहि समास का है, तो क्या ये कथन सही है? और रामकृष्ण तत्पुरुष समास का है। आप भी पढ़िए प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर की कथन ए सही है, यानी गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, लेकिन कथन 2 असत्य है। यहाँ पे गलती से 1 हो गया है, कथन यहाँ पे 2 होगा, असत्य है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है कि मैला आंचल के अनुसार, किसके अनुसार? मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? तो बताइए। बावन की हिड, शहीद स्मारक, भारत माता का थान का और चेथरिया पीर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चेथरिया पीर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ, उलेखा, हस, जवाहिर। बताइए आप लोग 3 नंबर प्रश्न का। तो सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, श्याम सगाई। क्या हो जाएगा उत्तर? श्याम सगाई। प्रश्न क्रमांक 4, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर्ड होने के कितने वर्ष बाद पेंशन नहीं मिला या ना मिली थी? ठीक है, नहीं मिला था कितने वर्ष के बाद तक? 3 वर्ष, 5, 7 या 9? कितने वर्ष के बाद तक नहीं मिला था? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, यानी 5 वर्ष के बाद तक भी भोलाराम को पेंशन नहीं मिला था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहानी तो आप लोगों को पता होगा। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहला है अषाढ़ वीणा, फिर परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। तो करिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 5 कौन सा पहले आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। देखते हैं कैसे।
पहले आ जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1924। परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष 1924। फिर असाध्य वीणा। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष 1961। फिर कौन सा आ जाएगा? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1941। मोचीराम और अंधेरे में बचा है ना, तो पहले डी आ जाएगा मोचीराम। मोचीराम का प्रकाशन वर्ष 1972 और अंधेरे में का प्रकाशन वर्ष 1964। और एक बार बता देती हूँ, असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष 1961, परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष 1924, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1941, मोचीराम का प्रकाशन वर्ष 1972, अंधेरे में का प्रकाशन वर्ष 1964। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से कथन विवेकानंद जी के हैं। ए नंबर, मजबूत बनो, कायर और बिलबिले ना बनो। मजबूत बनो, कायर और बिलबिले ना बने रहो। साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी नंबर, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। सी नंबर, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। डी नंबर, मानव हृदय में मैं संगीत होगा यहाँ पे, संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ए बी सी डी ई ऑप्शन है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विवेकानंद जी के कथन है? प्रश्न क्रमांक 6 बताइए। इसमें हो जाएगा ए, बी और ई। कैसे? ए नंबर में बताया गया है मजबूत बनो, कायर और बिलबिले न बने रहो। साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी नंबर में बताया गया है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। ये भी उनके कथन है, लेकिन सी नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन का कभी समर्थन नहीं किया। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी, ये गलत हो जाएगा। और फिर मानव हृदय में संगीत की बात भी विवेकानंद जी ने नहीं की है। ई नंबर हो जाएगा समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये बी और ई नंबर हो जाएंगे सही उत्तर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वहां हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यहाँ किसका संवाद है? चिंता, ईड़ा, श्रद्धा या लज्जा? बताइए। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। किसका कथन है? तो यहाँ कथन लज्जा का है। ठीक। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। आलोचना और विचारधारा। तो इस पेज में ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। तो दूसरी परंपरा की खोज, ये जो ए बी सी डी ई दिया हुआ ये सारे किसकी हैं रचना? नामवर सिंह की रचनाएं हैं। तो जो दूसरी परंपरा की खोज है 1982 की है, नामवर सिंह की है। इतिहास और आलोचना यहाँ भी नामवर सिंह की रचना है, 1957 की है, 1957। कविता की जमीन और जमीन की कविता यहाँ भी नामवर सिंह जी का है। इसका सन मुझे नहीं मिला, गूगल से आप लोग एक बार देख लेना। कविता के नए प्रतिमान 1971 के हैं।
और आलोचना और विचारधारा 2012 के हैं। आलोचना और विचारधारा 2012, कविता के नए प्रतिमान 1971, इतिहास और आलोचना 1957, दूसरी परंपरा की खोज 1982। यह सारे नामवर सिंह जी की हैं और सन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, उसका जो ABCD ऑप्शन है इस पेज में आ गया है, तो यहां से हम देखें तो ए नंबर हो जाएगा, नंबर 1, BDACE। प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग में है। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना इसमें से किस नाटक में किया गया है? बकरी और आजगरा बाजार, आगरा बाजार होगा, बकरी और आगरा बाजार, अंधा युग और एक और द्रोणाचार्य, बकरी और महाभोज, अंधा युग, आधे अधूरे। बताइए प्रश्न क्रमांक 9। तो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग में है बकरी और महाभोज। बकरी में भी भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है और महाभोज में भी भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। प्रश्न क्रमांक 10, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए सूची 1 में आचार्य है और सूची 2 में उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। भानुदत्त, रामचंद्र गुणचंद्र, शारदा तनय, महिम भट्ट। इस तरफ दिया गया भाव प्रकाशन, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी। तो बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही? प्रश्न क्रमांक 10 बताइए। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे। भानुदत्त, भानुदत्त की रचना कौन सी है? रस मंजरी। और बी नंबर रामचंद्र गुणचंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना हो जाएगा नाट्य दर्पण। क्या हो जाएगा? नाट्य दर्पण। सी नंबर शारदा तनय, शारदा तनय में हो जाएगा भाव प्रकाशन। क्या हो जाएगा? भाव प्रकाशन। महिम भट्ट, महिम भट्ट का हो जाएगा व्यक्ति विवेक। ठीक। प्रश्न क्रमांक 11, पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? रिचर्ड का, T.S. एलियट का, बेनिडिलो डिटो क्रोचे का, मैथ्यू अर्नल्ड का। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 11, तो पूर्ण क्लासिक कृति यहाँ वहां जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यहाँ T.S. एलियट का कथन है। किसका कथन है? T.S. एलियट का। ठीक। प्रश्न क्रमांक 12, 12 में क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। कौन कौन से कवि का उल्लेख किया है? मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभा, सूरी। तो इसमें से किन किन कवियों का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में किया है? बताइए प्रश्न क्रमांक 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन सा? सी, डी और ई। सी देवसेन, डी सोमप्रभा, सूरी, और यहाँ पे तो ई ऑप्शन दिया ही नहीं है ना, तो मैं ई ऑप्शन ढूंढ लेती हूँ और आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 12, ई में हो जाएगा विद्याधर। क्या हो जाएगा? विद्याधर। आप इसको लिख लीजिए, देवसेन, सोमप्रभा, सूरी, और ई ऑप्शन में है विद्याधर। ठीक। प्रश्न क्रमांक 13, 13 में क्या दिया है? अजी अजी हसरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कविता के किस पात्र का है? तो एक कोटेशन दिया गया है, पूछा गया कि यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? प्रश्न क्रमांक 13, महमूद का, मोहसिन का, नूरे का, सम्मी का। प्रश्न क्रमांक 13, तो किसका है यहाँ संवाद? मोहसिन का। मोहसिन कहता है कि अजी हजरत यही
चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोहसिन का कथन है ईदगाह कहानी से। प्रश्न क्रमांक 14 पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दिया है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यहाँ कथन किस कविता में है? मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ठीक है, यहाँ कथन किस कविता में है? नक्सलवाड़ी कविता में, मोचीराम कविता में, अकाल दर्शन कविता में और पटकथा कविता में। तो बताइए। तो यहाँ कथन है नक्सलवाड़ी कविता में। किसमें है? नक्सलवाड़ी कविता में। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नक्सलवाड़ी कविता। तो आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? आ, ए, औ, ए, ओ और अ और उ। तो बताइए कौन सा हो जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर? प्रश्न क्रमांक 15। तो इसमें हो जाएगा ए और औ। कौन सा हो जाएगा? ए और औ अर्ध समृद्ध स्वर है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? सूरत के, बारडोली के, कलकत्ता के या कानपुर के? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई है? बताइए। प्रश्न क्रमांक 16, तो बारडोला। आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, बारडोला के बैठक में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की स्वीकृति दी गई है। मैं बहुत आराम से और धीरे धीरे प्रत्येक प्रश्न को रिपीट कर करके पढ़ा रही हूँ ताकि पढ़ते हुए भी आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार सुनेंगे या देखेंगे तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ याद करने के पर्पज से आए, ना कि बहुत स्पीड से पढ़ा के जाने के पर्पज से। ठीक है, तो आगे प्रश्न क्रमांक 17। जिनको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ वो 2x पे करके वीडियो को बहुत फास्ट करके भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? इसमें से कौन कौन सा बताना है? ए नंबर में दिया है कि भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय में। बी नंबर में उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। और सी नंबर में दिया है कि काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। डी नंबर में दिया है कि काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। और ई नंबर में दिया है काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन कौन सा सही है। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 का ये सही हो जाएगा कि ए, बी और सी। तो ए, बी और सी में क्या दिया है? भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया। यह कथन सही है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य, यह कथन भी सही है। काव्य अलंकार के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, यह कथन भी सत्य है। और नीचे जो ई नंबर पे दिया है कि अलंकार सार संग्रह रुद्रट का कथन है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कथन रुद्रट का नहीं है बल्कि उद्भट का है। किसका कथन है? आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अलंकार सार संग्रह रुद्रट का कथन नहीं है। किसका कथन है? उद्भट का कथन है। प्रश्न क्रमांक 18। 18 में दिया है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। बताइए अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से? 18 नंबर। तो इसमें से अविकारी शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 19 महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी, देश की बात निबंध के लेखक। प्रश्न क्रमांक 20, संस्कृत के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? ए बी सी डी ई ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कि ए नंबर में है गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्त नहीं प्रवृत्त का प्रतिपादन किया है। निवृत्त नहीं प्रवृत्त का प्रतिपादन किया है, याद रखना इस कोटेशन को। बी नंबर में क्या दिया है कि कर्मण्य गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता है। सी नंबर में दिया है कि तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भयता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी नंबर में दिया है गीता का मार्ग उपन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म संन्यास का मार्ग है। ई नंबर में दिया है तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कौन कौन सी बातें तिलक जी ने संस्कृत के 4 अध्याय में बताया है। प्रश्न क्रमांक 20, तो इसमें से हो जाएगा ए नंबर सही, अर्थात ए सी और ई। ए में दिया है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्त नहीं प्रवृत्त का प्रतिपादन किया है। सी में दिया है तिलक के उद्देश्य तत्कालीन समय में वीरता निर्भरता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश है। और ई नंबर में दिया है तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये सी और ई सही हो जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 21 में निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा दिया है? आर्य समाज की स्थापना, आनंद मठ का प्रकाशन, गीतांजलि का प्रकाशन, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और ब्रह्म समाज का स्थापना। तो इसमें से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। प्रश्न क्रमांक 21, तो बताइए इसमें से सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर, अर्थात ई ए बी सी डी। सबसे पहले हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना, फिर आएगा आनंद मठ का प्रकाशन, बी नंबर, फिर डी नंबर विश्व धर्म में विवेकानंद संबोधन, फिर आ जाएगा गीतांजलि का प्रकाशन। इसका प्रकाशन वर्ष आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, गूगल करके इनका प्रकाशन वर्ष नोट डाउन करके याद करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंचों पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। कौन है? हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीबी कारंत, शांता गांधी, जयदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। तो इसमें से कौन हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 22, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीबी कारंत और शांता गांधी, बीबी कारंत और शांता गांधी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 23 में दिया है कि स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी इसमें से स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं? नंगा तलाई का गांव, मुखड़ा क्या देखे, लौट आओ धार, याद हो कि न याद हो, गोलमेज। प्रश्न क्रमांक 23, इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात ए सी और ई। नंगा तलाई का गांव स्मृति आख्यान है, लौट आओ धार स्मृति आख्यान है, और गोलमेज याद हो कि ना याद हो स्मृति आख्यान है, ठीक। प्रश्न क्रमांक 24, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या दिया है? देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक, ताराबाई शिंदे, राधा मोहन गोकुल, ज्योतिबा फुले। तो सूची का मिलान कीजिए। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। प्रश्न क्रमांक 24, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। मिलान करके देखते हैं। देश का धन राधा मोहन गोकुल, देश का धन राधा मोहन गोकुल, और गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी
ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले 2 बार टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक को काट देते हैं। ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे। गीता रहस्य, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 25, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें दिया गया है, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। बी में दिया है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की कुछ पूछ सकी भय से, पूछ मैं सकी भय से, यहाँ पे मैं हो जाएगा, मैं नहीं, पूछ मैं सकी भय से। तोड़ दो यहाँ क्षितिज, मैं भी देख लू उस और क्या है। जी, जी लोगों, जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, ठीक। तो पुस्तक बताया गया कि किससे लिया गया है ये कोटेशन। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 25, 25 का ए हो जाएगा, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम बोल ना सकेंगे। ये किससे लिया गया है, रश्मि रथी से। और रश्मि रथी का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। फिर बी नंबर में, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं से कुछ पूछ सके। बी नंबर का हो जाएगा साकेत, और साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। तोड़ दो क्षितिज, मैं भी देख लू उस और क्या है, सी नंबर। इसमें हो जाएगा सांध्य गीत, और सांध्य गीत के लेखक कौन है, आप सबको पता है, महादेवी वर्मा जी। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, ये हो जाएगा गीत फरोश, और गीत फरोश के लेखक कौन है, कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था, ठीक। दोहा दिया गया है, पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे कुपुरुष भासही टेरी। तो कहां से लिया गया है, प्रेमचंद घर में है, आवारा मसीहा, क्या भूलू क्या याद करूं, मुर्दैया, किसमें से लिया गया है, प्रश्न क्रमांक 26। तो यहाँ लिया गया है, क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं किसकी रचना है, ये आप लोग कमेंट करके बताना किसकी रचना है, क्या भूलू क्या याद करूं, बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 27, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है, ठीक है, किस नज्म से होता है आगरा बाजार नाटक का प्रारंभ, कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, मन नामा, शहर आशोभ। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 27, प्रश्न क्रमांक 27 में हो जाएगा शहर आशोभ, इस नज्म से आगरा बाजार नाटक का प्रारंभ होता है। प्रश्न क्रमांक 28, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। कथन बी, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। कथन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है, कविता स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है वर्ड्सवर्थ के अनुसार, क्या यह कथन सत्य है। और दूसरे में दिया गया कि कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, स्मृति, जबकि कल्पना प्रेरणा है और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कथन दिया गया है, तो इसमें से बताना है कि क्या दोनों कथन सही है या गलत है। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 28, तो इसमें से दोनों कथन सही है, वर्ड्सवर्थ जी का भी और कॉलरिज का भी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 29, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, किसी न किसी समय में इनमें से सब लोग आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं रहे, वो बताना है आपको। अरुण कमल, परमानंद नाथ, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 29, तो प्रश्न क्रमांक 29, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं कमला प्रसाद, कौन नहीं रहे हैं, कमला प्रसाद, आलोचना पत्रिका, ठीक। प्रश्न क्रमांक 30 में फिर सूची मिलान करना है। सूची 1 में नाम दिया गया है कृपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी,
इनका मिलान करना है। तो इस तरफ है महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। प्रश्न क्रमांक 23। तो इसमें हो जाएगा ए नंबर सही। मिलान करके देखते हैं। कृपि, एक और द्रोणाचार्य की पात्र है ये कृपि, ठीक। किन्नी, किन्नी किसकी पात्र है? चंद्रगुप्त की, नहीं आधे अधूरे की पात्र है किन्नी। जमुना बहन, जमुना बहन किसकी पात्र है? महाभोज की। और चंद्रगुप्त की पात्र कौन है? कल्याणी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 32। कबीर साहित्य के अध्येता है इमरे बंघा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्राथमिक उपकरण, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लॉरेंस। इसमें से कौन कबीर साहित्य के अध्येता है बताना है। प्रश्न क्रमांक 32। तो इसमें से बी, डी और ई सही हो जाएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल प्राथमिक उपकरण, डी में है धर्मवीर और ई में है डेविड लॉरेंस। ये सब कौन है? कबीर साहित्य के अध्येता है। कबीर साहित्य के अध्येता कौन कौन? पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंस। आगे है प्रश्न क्रमांक 32 के बाद 31, 30। अच्छा, एक प्रश्न आगे पीछे हो गया। 30 के बाद 32 आ गया, 31 अब आया। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने 32 को पहले करा दिया, तो 32 का उत्तर भी अलग होगा। कबीर साहित्य के अध्येता है, एक मिनट दीजिए बस मुझे। पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंस, नहीं सही है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। ए नंबर में दिया है कि अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़ीन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। बी नंबर दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। सी नंबर महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। डी नंबर स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। ई नंबर भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है। प्रश्न क्रमांक 31। बी, सी और डी। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। और बी नंबर दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा के एक उद्गरण है। यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव, कैथरीन मेन्सफील्ड, जिया पाल सात्र, ओ हेनरी। किसका है? प्रश्न क्रमांक 33। तो कैथरीन मेन्सफील्ड किसका है? कैथरीन मेन्सफील्ड का है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में उद्गरण। प्रश्न क्रमांक 34। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मधु लिम्हे। मधु लिम्हे। तो प्रश्न क्रमांक 34 बताइए। राम मनोहर लोहिया। किसने चिंतन किया है? राम मनोहर लोहिया ने रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर समाजवादी चिंतन किया है। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? प्रश्न क्रमांक 35। 1919, 1927, 1930, 1938। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन कब हुआ? प्रश्न क्रमांक 35, 1927 में। निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यास के हैं। पात्रों को
तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती और बंती। तो प्रश्न क्रमांक 36, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम पे लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DAECB। पहले आ जाएगा सरस्वती, फिर भैरवी, लीजा नहीं, बंती, बेला और लीजा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। आयु और ऋतुओं का संबंध। माता, मूर्ति और जन्मभूमि प्रेम। कल्याण का रूप। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। सूची 2 में उठ जाग मुसाफिर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, शिव मूर्ति। तो इसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है 37 में। तो मिलान करते हैं। 37 का 2 हो जाएगा। आयु और ऋतु की बातें किसमें की गई है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आयु और ऋतु की बात मेरे राम के मुकुट में नहीं की गई है। इसमें उत्तर फाल्गुनी के आसपास में किया गया। आयु और ऋतु का संबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास। माता, मूर्ति और जन्मभूमि प्रेम। उठ जाग मुसाफिर। माता, मूर्ति और जन्मभूमि, उठ जाग मुसाफिर। कल्याण का रूप। कल्याण का रूप, शिव मूर्ति। कल्याण का रूप शिव मूर्ति। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में। बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आगे प्रश्न क्रमांक 38, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का अर्थ है। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्ति में मैं का क्या अर्थ है? निराला, राम, मनु और पुरुरवा। क्या है? निराला, राम, मनु और पुरुरवा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? तो पात्रों का मंच पर आने का सही समय अलसिया, रोग, भारत दुर्देव, मदिरा और भारत। इसमें से पहले कौन आया और बाद में कौन आया, क्रम से बताना है। भारत दुर्दशा नाटक में 39। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। 3 नंबर पहले कौन आया? भारत। जिन्होंने नाटक पढ़ा होगा तो उन्हें पता ही होगा। भारत दुर्देव आते हैं, फिर कौन आते हैं? रोग, फिर आते हैं अलसिया या आलस, फिर डी नंबर मदिरा आते हैं। ठीक। 40, प्रश्न क्रमांक 40 में क्या दिया? निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है। बकरी, महाबली, आगरा बाजार और माधवी, आषाढ़ का एक दिन। इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसके लिए आपको इनका प्रकाशन वर्ष पता होना जरूरी है, तभी आप यहाँ प्रश्न कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी नाटक। और कब लिखी गई है? 1974 में। बकरी नाटक 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
महाबली, महाबली किनका है नाटक? असगर बजाहत, किसका है? असगर बजाहत का है और 2019 का है। फिर आगरा बाजार, आगरा बाजार हबीब तनवीर का 18वीं सदी का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर जी का है, 18वीं सदी का है। माधवी, माधवी किसका है? भीष्म सहानी का है और 9वीं शताब्दी का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, 1958 का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 40 का 3 नंबर, सी, ई, ए, डी और बी। जो मैंने इनका सन बताया, लेखक का नाम बताया, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं और एक बार बता देती हूँ। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1974, महाबली 2019, असगर बजाहत आगरा बाजार हबीब तनवीर 18वीं सदी, माधवी 9वीं शताब्दी का है भीष्म सहानी जी का, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश 1958। प्रश्न क्रमांक 41, अरे यायावर रहेगा याद में मांझुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? बताइए, मांझुली द्वीप, जिन्होंने पढ़ा है अरे यायावर रहेगा याद उन्हीं को पता होगा। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 41, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। कहाँ पे है? असम में माजुली द्वीप। प्रश्न क्रमांक 42, 42 में कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेयू का क्या अर्थ है? किसके संदर्भ में आया है? लक्ष्मा, लक्ष्मा के संदर्भ में आया काला चरेयू का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी या कंगन। तो बताइए, प्रश्न क्रमांक 42, तो इसमें हो जाएगा सुहाग चिन्ह। क्या हो जाएगा सही जवाब? सुहाग चिन्ह। काला चरेयू, याद रखना है, काला चरेयू का अर्थ हो जाएगा सुहाग चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 43, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गेल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गेल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? हिलती हुई सील, फिसलने लायक, प्रकाश का युक्त, सुनहरी। प्रश्न क्रमांक 43 या 43, तो इसमें हो जाएगा फिसलने लायक, सिलहली का अर्थ हो जाएगा फिसलने लायक। ठीक। 44, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। कौन कौन से? ए से लेकर डी तक कथन है, इसमें से बताना है कि भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। प्रश्न क्रम ए नंबर देखिए, नवजागरण का जमाना सभ्यता की टकराहट का न होकर सभ्यता के आत्मनिरीक्षण का था। बी नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। सी नंबर, औपनिवेश माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। डी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ई नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय जी को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसमें से कौन कौन से कथन भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त है, यह बताना है। प्रश्न क्रमांक 44, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सी और ई। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। सी नंबर, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्र आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और ई नंबर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लोग देख लेंगे। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय जी को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। ए, सी और ई, डी, ई हो जाएगा, ए, सी और ई। ठीक। प्रश्न क्रमांक 45, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन किस इतिहासकार का है? यहाँ पे 2 बार कहा गया। रामचंद्र शुक्ल, शिव नाथ प्रसाद,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 45। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। तो इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेग बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह, हरिहर दास। प्रश्न क्रमांक 46। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर सिंह जी ने तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न क्रमांक 47। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के 15 खा को सब मिलाकर, किलात के 15 खा तो नहीं होगा, मैं प्रश्न देख लेती हूँ एक बार। प्रश्न क्रमांक 47। किलात के खा, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, कहीं कहीं पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, मैं उनको सही करते जाऊंगी। किलात खा को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तु तोहफे में मिली? 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। तो सही जवाब हो जाएगा 25,000। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? अ, ए, शून्य प्रत्यय और फिर ई। इसमें से क्या हो जाएगा? 48। तो इसमें से 2 नंबर सही हो जाएगा, अर्थात ए। आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है। हिंदी में टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें से जिन बच्चों को कंप्यूटर की थोड़ी सी भी जानकारी है या जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं वो समझ सकते हैं कि हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कहीं कहीं हल्का सा एरर आ गया है, तो मैं वहां बताते जाऊंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात बता दूं मैं कि ये मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, ना ही मैं अपना बैच का प्रमोशन करने आई हूँ कि हाँ मैं कहीं पढ़ाती हूँ और अब वो बैच ले लीजिए। तो मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ। और ये जो प्रश्न पत्र है मैं यूजीसी के वेबसाइट से डाउनलोड की हूँ, ये नहीं कि किसी फेक वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये लाइक शेयर सिंपैथी या भीख ऐसा टाइप का कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैंने मेहनत करी है इस चीज पे, तो मैं हक से मांग रही हूँ कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियो है वो आपको मिलता भी रहे और आपको उससे फायदा हो। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना बैच कोर्स कुछ बेचने नहीं आई हूँ, मैं बस पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे आप लोगों को। 49। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? बताइए। नरोत्तम दास, बली दक्किनी, नवल दास, बनारसी दास। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। 49। बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 4 नंबर बनारसी दास। किसका है? बनारसी दास का। प्रश्न क्रमांक 50। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। ए नंबर, जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है। बी नंबर, एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। सी नंबर, संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। डी नंबर, देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ई नंबर, ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो बताइए कि देवनागरी लिपि के संबंध में कौन कौन सी बातें उपयुक्त है या सही है। प्रश्न क्रमांक 50। तो इसमें ए, सी और ई सही हो जाएगा। ए में क्या दिया है? जैसे बोला जाता है देवनागरी लिपि वैसे ही लिखी जाती है। सी में दिया है देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा माना गया है। और फिर ई में दिया है ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। क्या है? ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। प्रश्न क्रमांक 51।
सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। कौन सा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है? नैनों की गंगा पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। इसमें से कौन कौन सा सरदार पूर्ण सिंह जी की निबंध रचना है, बताना है। प्रश्न क्रमांक 51। तो इसमें से कौन कौन सा है? ए, बी और सी सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। और जय जमुना मैया जी यह किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी की रचना है जय जमुना मैया जी। और हम डार डार तुम पात पात यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक। और ऊपर से नैनों की गंगा पवित्रता, आचरण की सभ्यता, यहाँ सरदार पूर्ण सिंह जी की निबंध है। इसमें फिर सूची मिलान करना है। प्रश्न क्रमांक 52 में शीलो, तारा, कनक, उषा, ये सूची नहीं आएगा, उषा आएगा सिर्फ। सूची में दिया है पति या प्रेमी, यहाँ पे स्त्रियों का नाम दिया है, यहाँ पे पति या प्रेमियों का नाम दिया है अशद, राजेंद्र, रतन और पूरी। तो इसमें मिलान करना है कि शीलो, तारा, कनक और उषा। प्रश्न क्रमांक 52। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर सही। चलिए मिलान करते हैं। शीलो, शीलो रतन, शीलो से किसका? रतन का जोड़ी बन जाएगा तारा, तारा से असद, तारा किससे प्रेम करती थी? असद। कनक, कनक पूरी, कनक किससे प्रेम करती थी? पूरी। और उषा, उषा राजेंद्र। ठीक। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध को कौन से हैं? वैष्णव माता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षित का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो बताइए इसमें से कौन सा भारतेंदु के निबंध है? तो इसमें सही जवाब हो जाएंगे ए, सी और ए। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी की रचना है। प्रश्न क्रमांक 54। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक है। कौन है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? शिव कुमार सिंह मेहता, लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 54 ए, सी और ए। शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। ठीक। नागरिणी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे हैं ये शिव कुमार सिंह जी, राम नारायण मिश्र जी, श्याम सुंदर दास जी। 55 पे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके रीजन, कारण के रूप में। अभिकथन देखिए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिली। कारण दिया है बदली हुई परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। कथन में विकल्प दिए गए, इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 55। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वर, अनुनासिक, रंगिनी, संगिनी। आषाढ़ का एक दिन 56। तो इसमें संगिनी करती है। पतंजलि का उल्लेख कौन करती है? संगिनी। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करते हैं। ए नंबर, और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। बी नंबर, से ज्यादा सभ्यता और अश्लीलता अनैतिकता है। सी नंबर, जीवन के उन्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है।
डी नंबर, इसमें जीर्णता जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। ई नंबर, तम में व्यवस्था की पुतली घर की इस यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उस पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर भाग जाऊंगा। तो यहाँ सारा जो कोटेशन है उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध से लिया गया है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है इनको। प्रश्न क्रमांक 57, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। पेन ले लो। 3 नंबर CDBAE 57। पहले आ जाएगा जीवन के उन्मुक्त फन उठा, एक प्रश्न चिन्ह को पर उपस्थित करता है। फिर डी नंबर, इसमें जीर्णता जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धता का प्रतीक नहीं है। बी नंबर, से ज्यादा असभ्यता अश्लीलता और नैतिकता है। फिर ए नंबर आ जाएगा इसके बाद कि और जीर्णता और आगामी का समाचार काल तुरंत दूर से हिनहिना कर दे जाता है। और लास्ट में आ जाएगा ई नंबर, तब में व्यवस्था के पुतली घर इन यंत्र कन्याओं से माफी मांग कर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से भाग जाऊंगा। 58, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्ति है। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। बी नंबर, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। सी नंबर, स्वार्थ के पहाड़ खड़े कर दिए। डी नंबर, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी। ई नंबर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो इसमें से कौन कौन से संगीत है जो पागल ने गाया है? 58। तो इसमें से पागल ने ए, बी और ई गाया है। ए में क्या गाया है? मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। और फिर बी में क्या गाया है? जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। और ई नंबर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ठीक। 59, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात, गौड़ देश, उज्जैनी, स्थावेश्वर स्थानविश्वर। तो बताना है आपको 59, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते हैं। 60 नंबर, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में है? जिल्द साज, बारह का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला। तो बताना है आपको, जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण वन की सुगंध से सुगंधित है। 60 नंबर, तो इसमें भेड़ चढ़ाने वाला, इनके बारे में कहा गया है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। 61, निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राज्यश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद है तो ही आप बता पाएंगे, अगर आपको प्रकाशन वर्ष याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, साथ ही इनके जो लेखक हैं वो भी बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। राज्यश्री, राज्यश्री का प्रकाशन 1915 में हुआ, जयशंकर प्रसाद जी ने किया। राज्यश्री 1915, जयशंकर प्रसाद। चरणदास चोर, चरणदास चोर 1957, हबीब तनवीर। चरणदास चोर 1975, 1975, हबीब तनवीर। भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य 1958, हरिशंकर परसाई। भारत सौभाग्य 1958, 1958, हरिशंकर परसाई। बटोही 2007, 2007, ऋषिकेश सुलभ। पहला राजा, पहला राजा 1969, 1969, जगदीश चंद्र माथुर। 1969, जगदीश चंद्र माथुर। और इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर, CAE, B और D। 62, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थाने में हनुमान मंदिर बनाया, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई। तो ए बी सी डी ई ऑप्शन है इसमें पहले से बात के क्रम में सबसे पहले कौन सा काम करवाया माता दीन ने, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, है बताना है। प्रश्न क्रमांक 62। तो इसमें से 62 में हो जाएगा ए नंबर सही जवाब। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, थाने में हनुमान मंदिर बनवाया, फिर क्या किया, पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई, आगे क्या किया उन्होंने, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने क्या किया, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और फिर लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया पुलिस वालों को माता दीन ने। 63 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे नामकरण है, यहाँ पे वर्ण है। महाप्राण ध्वनि, घोष ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन और लोड़ित, ज ल र और ख इसमें वर्ण है, तो इनका नामकरण करना है। प्रश्न क्रमांक 63। तो प्रश्न क्रमांक 63 में हो जाएगा 3 नंबर। देखते हैं कैसे। महाप्राण ध्वनि, यहाँ पे महाप्राण ध्वनि कौन है, ख। घोष ध्वनि, घोष ध्वनि कौन सा है, बी का ए, ज, घोष ध्वनि ज। सी का 2 पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि ल है। और फिर लोड़ित, लोड़ित कौन है, र। ये याद करने वाला है, इसमें से घुमा फिरा के प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में कवि है, सूची 2 में अध्येता है। कवि में है विद्यापति, सूरदास, बिहारी और घनानंद, और अध्येता में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमरे बंधा, शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें से सूची मिलान करना है। 64 नंबर प्रश्न, इसमें से सही जवाब हो जाएगा 3। सूची मिलान करते हैं। ए का 5 विद्यापति, विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, विद्यापति शिव प्रसाद सिंह। और फिर सूरदास, सूरदास का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास का क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और फिर बिहारी, बिहारी का क्या हो जाएगा, बच्चन सिंह, बिहारी बच्चन सिंह। घनानंद, डी नंबर घनानंद क्या हो जाएगा, इमरे बंधा, इमरे बंधा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 65, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है। आई ए रिचर्ड, टी ए इलियट, मैथ्यू अर्नल्ड, रेमंड विलियम्स। प्रश्न क्रमांक 65। तो आई ए रिचर्ड इसका लेखक है, कौन है, आई ए रिचर्ड। ठीक। 66 सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची ए में उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द दिए गए हैं, और सूची 2 में क्या दिए गए, हिंदी अर्थ दिया गया है उसका। उसने कहा था में जो पंजाबी शब्द है वो सूची ए में दिया गया है, और सूची 2 में उसका हिंदी अर्थ दिया गया है, उसे मिलान करना है। कुड़माई, घुमाव, खोते, तिमियो या तिमी, हिंदी अर्थ दिया गया गधा, मंगनी, स्त्रियों या स्त्री, जमीन का नाप। 66, तो 66 का हो जाएगा 3 नंबर। मिलान करते हैं। कुड़माई, कुड़माई का हो जाएगा मंगनी। ठीक। गुमाड़, घुमाव, घुमाव का हो जाएगा जमीन का नाप, क्या हो जाएगा, जमीन का नाप। फिर 3 नंबर खोते, खोते यानी गधा। तिमियो या तिमी, तिमियो या तिमी का अर्थ हो जाएगा स्त्री या स्त्री। उनमें से जो बच्चे पंजाबी जानते हैं, पंजाबी कल्चर से रिलेटेड है, उन्हें तो बहुत आसानी से कर लेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा सा याद कर लीजिए। 67 परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत, भय। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध जो प्रकरण है उनका शीर्षक बताना है, इसमें से कौन कौन सा है। 67 जिन्होंने परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा है वो तो बता देंगे। 67 का हो जाएगा 2 नंबर सी डी ई।
क्या हो जाएगा? सी डी ई। सी में क्या है? प्रामाणिकता, डी में क्या है? अदालत, और ई में है प्रेत भय। 67। ठीक, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरण अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए सारे प्रकरण, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। 68 सत्य कथन है। वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशन वर्णों की, इसमें से सत्य कथन कौन कौन सा बताना है? वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशन वर्णों की। बी है भरत के अधिकता होती है, भरत के अधिकता होते नाट्य शास्त्र में रीति के लिपि प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। सी है मानव ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचली, शौरसेनी और लाटिया। किसने? वामन ने। और डी है कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। ई है भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई प्रवृत्तियों की उद्भावना की है। तो इसमें से कौन से कथन सत्य है? 68। तो इसमें से हो जाएगा बी डी ई। कौन सा? बी। बी में क्या दिया है? भरत के अधिकता होती है नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्त शब्द का उल्लेख है। किसके लिए? रीति के लिए प्रवृत्त शब्द का उल्लेख है। फिर डी में दिया है कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। और ई है भोज ने अवंतिका, मागधी नामक 2 नई प्रवृत्ति की उद्भावना की है। तो बी, डी और ई सत्य हो जाएंगे। 69 निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पुस्तकों का नाम दिया गया है, इनका प्रकाशन वर्ष बता के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो प्रकाशन वर्ष याद होगा तो भी कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 69। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतति। तो इनका प्रकाशन वर्ष आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु का प्रकाशन वर्ष है 1818, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दुर्लभ बंधु 1818, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पथिक, पथिक का प्रकाशन वर्ष 1920, पंडित त्रिपाठी। 1920 पंडित त्रिपाठी। आदर्श हिंदू, आदर्श हिंदू 1907, लज्जाराम मेहता। आदर्श हिंदू 1907, लज्जाराम मेहता। इतिहास तिमिरनाशक, इतिहास तिमिरनाशक में हो जाएगा 1876, 1876, राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद। इतिहास तिमिरनाशक। और चंद्रकांता, चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री 1891। चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री 1891। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डी ए ई सी बी। ठीक, मैं आप लोगों को सारा चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी चीजें मैंने ढूंढा है गूगल से या किताबों से वो मैं नोट डाउन करके रखी हूँ और साथ के साथ बताते जा रही हूँ, ताकि आगे इनसे जुड़ी हुई पेपर में कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर लें। और आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से प्रश्न घुमा फिरा के थोड़ा पूछा ही जाता है, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए में दिया है झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन 2 में दिया है आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। 70। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। बंटी का पूरा नाम अरूप पात्रा है और झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि से है, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पे पंजाबी के संवाद भी लाए गए हैं। 71 उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। उपन्यासों में गीतों और कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है। ठीक, बी में है जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। सी में है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंथ की कविता का इस्तेमाल किया गया है। डी में है
मानस का हंस मैं मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। और ई में है तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रयोग किया गया है। इसमें से कौन कौन से सही कथन है बताना है। प्रश्न क्रमांक 71। तो 71 में हो जाएगा सी, डी और ई। सी, डी और ई में क्या है, मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है, कथन सही है। डी में है मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, यहाँ भी सही है। और ई में है तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रयोग किया गया है। 72 शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए नंबर, शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। बी, गृहस्थी में शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर बिरजू बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। डी नंबर, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनाई थी। ई नंबर, शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। 72 नंबर प्रश्न है, इसमें से बी, सी और डी सही हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे। 72 बी, सी और डी। गृहस्थी में शरद का लगाव नहीं था। शरद बाबू की रचना में बिरजू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है। और डी, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनाई गई थी। 73 प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यहाँ छंद है शार्दल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मदाक्रांता छंद, वसंत तिलका छंद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। 73 द्रुत विलंबित छंद कौन सा हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, वो छंद है द्रुत विलंबित छंद। 74 भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है। 74 तो इसमें हो जाएगा मुक्तिबोध ने। 75 मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यहाँ संवाद किसने कहा है। तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास, मोहिनी राम कुमार। 75 नंबर प्रश्न। तो यहाँ कथन मोहिनी राम मोहिनी का है। किसका है। मोहिनी का है। आगे 76 नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है। विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, अज। तो किसका किसका उल्लेख है। 76 नागार्जुन की कालिदास कविता में किसका किसका उल्लेख है। 76 बी, डी और ई। किसका किसका उल्लेख है। यक्ष का, इंदुमती का, अज का। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नति का मूल किसे माना है। धर्म, संस्कृति, भाषा और कृषि। सब उन्नति का मूल किसे माना है भारतेंदु जी ने। तो धर्म को माना है। किसे माना है। धर्म को। मालवी का केंद्र है। मालवी का केंद्र क्या है। जयपुर, इंदौर, जोधपुर और जबलपुर। तो 78 इसका हो जाएगा इंदौर। मालवी का केंद्र इंदौर है। 79 तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ। रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा कंपनी, जगमोहन कंपनी, संगुन कंपनी, रौता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, सौता कंपनी। तो बताना है कि तीसरी कसम कहानी में हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों के साथ हुआ था। मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी के साथ। किसके साथ हुआ था। मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी के साथ। 80 नंबर नीचे दे कथनों को देखना है। कथन ए में है
रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। तो क्या यहाँ कथन सही है कि गैंग्रीन कहानी में मालती के जो पति है वो उनका नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं, आपको बताना है। और 2 में दिया गया है चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाना सुनाया। उपयुक्त कथन आलोक में विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। ये कथन 1 और कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, 1 गलत है लेकिन 2 सही है। तो 18 नंबर में बताना है कि कथन ए और कथन बी सही है। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र है जेता, देवकी, मालिनी, रमा और चंदा। इसमें से कौन कौन स्कंदगुप्त कहानी के स्त्री पात्र हैं? तो इसमें से स्त्री पात्र है बी, सी और डी। देवकी है, मालिनी है और चंदा है। कौन कौन है? देवकी, मालिनी और चंदा स्त्री पात्र है स्कंदगुप्त के। ठीक है। 82 ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यहाँ कथन किसका है? गोबर का, धनिया का, शोभा का, सिलिया का। 82 नंबर। तो इसमें हो जाएगा यहाँ कथन धनिया ने कहा था। किसने कहा था? धनिया। निम्नलिखित अनुवाद का उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित हॉर्न के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्या करना है? पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे से होगा। खड़िया का घेरा, एकांतवास योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना, वसंत ऋतु का सपनाई, शिव प्रपंच। तो इसमें विकल्प दिए गए, बताना है कि निम्नलिखित अनुवाद का उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें हो जाएगा बी, सी, ए और डी। क्या हो जाएगा? बी, सी, ए, डी। पहले है एकांतवास, फिर आएगा श्रांत पथिक, फिर आएगा खड़िया का घेरा और फिर आएगा कामदेव का अपना बसंत। ठीक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन है? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, वंशी, हंसराज, गुमान मिश्र और ग्वाल कवि। इसमें से कौन कौन रीति ग्रंथकार कवि है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रश्न क्रमांक 84। तो इसमें हो जाएगा ए, बी और ई। ए में हुए कुलपति मिश्र, बेनी बंशीदत्त और ई में है ग्वाल कवि। निम्न में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिमूर्ति, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, शेयर धारक शर्मा। शेयर धारक शर्मा कैसा नाम है? निम्न में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र के संबंध में कोई भी पुस्तक नहीं लिखा है? प्रश्न क्रमांक 85। प्रश्न क्रमांक 85। राममूर्ति, भोलाराम, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे रामविलास शर्मा होगा। आप लोग लिख लीजिए रामविलास शर्मा। क्या होगा यहाँ पे? और सही उत्तर भी इसी का यही है, रामविलास शर्मा। किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई भी पुस्तक नहीं लिखा है? तो रामविलास शर्मा। ठीक है, यहाँ पे रामविलास शर्मा होगा, रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा है। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है।
स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यहाँ उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन कौन सा है? 86 ए से लेके ई तक दिया है। इसमें हो जाएगा बी, डी और ई। क्या हो जाएगा? बी, डी और ई। 3 नंबर बी में दिया, इसका संबंध मौखिक भाषा से। स्वनिम का संबंध मौखिक भाषा से है। फिर स्वनिम यहाँ उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। क्या है? उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। यहाँ इसका संबंध मौखिक से है। यहाँ उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। ठीक है। 87 लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। कौन कौन है स्त्री पात्र? सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ और सुनरी। इसमें से कौन कौन है लाल पान की बेगम कहानी के स्त्री पात्र? 87। तो इसमें हो जाएगा बी, डी और ई। बी में है चंपिया, लाल पान की बेगम में है। मखनी फुआ भी लाल पान की बेगम में है। सुनरी भी है। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आई अ रिचर्ड, मैथ्यू अर्नल्ड, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट। 88 तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा डी, सी, बी, ई, ए। डी, सी, बी, ई, ए। 1 मिनट में देख लेती हूँ। अगर मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग इसे एक जो लास्ट प्रश्न है इसे कर लेना, गूगल से नोट डाउन कर लेना। 88 मैंने इनका जन्म नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग कर लेना। पहले नंबर पे आएगा डी यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर आएगा कॉलरिज, फिर आएगा मैथ्यू अर्नल्ड, फिर आएंगे टी.एस. एलियट और फिर लास्ट में आएंगे आइए रिचर्ड। 89 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में पुस्तकें हैं, यानी कि ये जो पंक्तियां है किस पुस्तक से है यह बताना है। सूची 1 में ये उठ जाग आज बापू हमारे झुक गया, आज झंडा हमारा। बी में है सोने की थारी में जेवना मास्को, रामा जेवना ना जेवे हमारा बलमा। सी में है तुलसी गंगा दो भय, सुखबिन को सरदार तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। डी में है जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पाना, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत आगे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ से पढ़ के बता दे रही हूँ। डी नंबर 89 का जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। इन विकल्पों को बताना है कि इस पुस्तक में से कौन सा विकल्प किस पुस्तक का है। पुस्तक का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलू क्या याद करूं और मूर्धया। 89 तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर सही। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ए का 3। उठ जाग आज बापू हमारे झुक गए, आज झंडा हमारा। इसका हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूं। बी नंबर में सोने की थारी में जेवना मास को, रामा जेवना न जेवे हमार बलमा। बी का हो जाएगा 5 नंबर मुर्दैया से है। सी नंबर में क्या दिया? तुलसी गंग दो भय सुखविन को सरदार तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। सी का 1 हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। क्या हो जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय। और जीवन मंथन ये वाला हो जाएगा आवारा मसीहा। क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा। 80 89 90 नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्ति है।
इसमें से कौन सी पंक्ति जायसी द्वारा रची है नागमती वियोग खंड के लिए उस बताना है। ए नंबर में घरी घरी जीव आवे घरी घरी जीव जाए। बी है पाहन जरही होही सब चूना। सी है रकत आंसू घूंगची बन बोई। डी है हृदय पेठी विरह कटनसा। और ई है सहस सहस दुख एक एक सासा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 90 नंबर प्रश्न है, बताइए नागमती वियोग खंड में नागमती के विरह व्यथा के अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्ति है। तो इसमें हो जाएगा सी डी और ई। क्या हो जाएगा? सी डी और ई। सी में क्या दिया है? रकत आंसू घुघुची बन गई। रकत आंसू घुघुची बन गई, ये है। फिर है हृदय पेठी विरह कटनसा। ई है सहस सहस दुख एक एक सासा। इसके आगे जो 10 प्रश्न है वहां जो अपठित गद्यांश आते हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे नहीं रखा है। आप लोग अगर अपठित गद्यांश भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें एक एक वीडियो में 3-4 अपठित गद्यांश करा दूंगी। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो यहाँ जो 90 प्रश्न है इसे आप बार बार रिपीट करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। जो चीजें आपको मुश्किल लगे वो नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, या कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।